हेलो एवरीवन, स्वाय एग्रीकल्चर के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमएसपी के बारे में, यानी कि जिसे कि हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस के नाम से जानते हैं और कॉमनली जो है इसे न्यूनतम समर्थन मूल्य के नाम से जाना जाता है। अब क्या है न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है किसे कहा जाता है, कौन जो है इसको निर्धारण करता है, कौन जो है इसको निर्धारित करता है, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस साल के लिए यानी कि जो आपकी फाइनेंशियल ईयर 2024-25 है, इस साल के लिए जो है क्या यहाँ पर एमएसपी का निर्धारण किया गया है, क्या मूल्य जो है किन फसलों के लिए रखा जाता है, कौन कौन सी फसलें जो है एमएसपी के अंतर्गत यहाँ पर आती है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्लास में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कुछ की पॉइंट्स के बारे में जो आपको जानना जरूरी है मिनिमम सपोर्ट प्राइस से रिलेटेड, न्यूनतम समर्थन मूल्य से जो जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं। सबसे पहले बात करें, देखिए अगर हम डेफिनेशन की परिभाषा अगर हम देखें तो क्या कहते हैं यहाँ पर, एमएसपी इज द मिनिमम प्राइस सेट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर सेलेक्टेड क्रॉप्स ग्रोन इन खरीफ एंड रबी सीजन टू एंश्योर फार्मर गेट अ रेम्यूनरेटिव प्राइसेस। सिंपल सी बात देखिए यहाँ पर कही जा रही है कि एमएसपी क्या है हमारे पास। एमएसपी जो है एक तरह का वो मूल्य रहता है, वो न्यूनतम मूल्य रहता है। किस तरह का होता है ये न्यूनतम मूल्य रहता है जो सरकार के द्वारा, ठीक है, भारत सरकार के द्वारा जिसका निर्धारित जो किया जाता है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो कुछ सिलेक्टेड क्रॉप्स के लिए जो है ये किया जाता है। खरीफ सीजन में उगाई जाने वाली कुछ सिलेक्टेड क्रॉप्स रहती है, रबी सीजन में उगाई जाने वाली कुछ सिलेक्टेड क्रॉप्स रहती है, जिनके लिए जो है एक न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है निर्धारित किया जाता है भारत सरकार के द्वारा। और उसी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जो है क्या किया जाता है, किसानों से जो है यहाँ पर अनाज खरीदा जाता है, या किसान जो है उस न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जो है अपना अनाज वहां पर बेचता है, या जो भी क्रॉप प्रोडक्शन उसने किया है उसको जो है बेचता है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें, देखिए सरकार जो निर्धारित करती है यहाँ पर एमएसपी को बहुत सारी अलग अलग कंडीशंस को देख के जो है निर्धारित करती है। मोस्ट कॉमन जो कंडीशन रहती है वो रहती है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी आई है, उत्पादन करने के लिए जो वहां पर खर्चा कितना आया है किसान के द्वारा, उसके आधार पर जो है यहाँ पर मूल्य का निर्धारण किया जाता है और किसानों से जो है अनाज उसी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जो है खरीदा जाता है। अब देखिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है यहाँ पर क्यों निर्धारित करना जो है इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं तो देखिए उस सीजन की या उस क्रॉप प्रोडक्शन साइकिल की जहां पर जो प्रोडक्शन एक तरह से सही हुई है, यानी कि ज्यादा प्रोडक्शन नहीं हुई है, नॉर्मल प्रोडक्शन हुई है, वहां पर तो नॉर्मल दामों पे ही क्या हो जाएगा, बिक जाएगा जो भी अनाज जो है प्रोड्यूस किया रहेगा फार्मर के द्वारा। वहीं पर अगर हम बात करते हैं कि अगर जो है क्या हो जाता है, कभी प्रोडक्शन बहुत ही कम हो जाती है, प्रोडक्शन जो है अनाज की बहुत ही कम हो रही है, तो वहां पर भी जो है किसानों को अच्छे दाम मिल जाते हैं। तो इन दो कंडीशन में तो किसी तरह का रिस्क फार्मर को नहीं है। रिस्क कब रहता है, जब बम्पर प्रोडक्शन होती है, यानी कि जब प्रोडक्शन जो है बहुत ही ज्यादा हो जाती है किसी पर्टिकुलर सीजन में किसी पर्टिकुलर क्रॉप की, तो उस समय पर जो है वहां पर जरूरत रहती है कि ऐसा कोई एक मूल्य निर्धारित जो है पहले से हुआ हो, ताकि जो है फार्मर को किसी भी तरीके का जो है रिस्क वहां पर ना हो मार्केट से रिलेटेड। क्योंकि जो देखिए जिस चीज की प्रोडक्शन ज्यादा होती है तो वो सस्ते में बिकना शुरू हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर जो है ये एमएसपी यहाँ पर डिसाइड किया जाता है कि अगर जो है कभी बम्पर प्रोडक्शन यहाँ पर हो जाती है तो उस बम्पर प्रोडक्शन के ड्यूरिंग जो है फार्मर को किसी तरह का कोई रिस्क ना हो, कोई नुकसान जो है उसको ना झेलना पड़े, इसके लिए जो है यहाँ पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है निर्धारित किया जाता है भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब आगे बात करते हैं, देखिए यहाँ पर अनाउंसमेंट टाइमिंग की, यानी ये अनाउंस कब किया जाता है, कब जो है इसके बारे में बताया जाता है, पब्लिकली जो है इसको अनाउंस कब किया जाता है एमएसपी को। तो देखिए इसको जो अनाउंस किया जाएगा एक साल में 2 बार किया जाता है। ठीक है, एक साल में 2 बार में किया जाएगा और वहां पर भी अगर हम देखें तो सोइंग टाइम के समय पर किया जाता है। ठीक है, सोइंग टाइम से पहले किया जाता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, सोइंग टाइम से जो है पहले किया जाता है, बिफोर दी सोइंग और प्लांटिंग सीजन। क्यों किया जाता है, ताकि जो है फार्मर फिर डिसीजन ले सके कि उनको कौन सी क्रॉप उगानी है, जिससे जो है उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा वहां पर मिलेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। यानी कि फार्मर को जो है यहाँ पर क्रॉपिंग सीजन आने से पहले ही यहाँ पर क्या हो जाता है, ये अनाउंस कर दिया जाता है। ठीक है, एमएसपी अनाउंस कर दिया जाता है और इस एमएसपी को पढ़ करके, इसको जान करके जो है किसान क्या करेगा, डिसाइड करेगा कि मुझे कौन सी फसल अब लगानी है। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की अगर बात करें तो मेजर जो ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य क्या रहता है यहाँ पर, इसका एमएसपी निर्धारित किया जाता है सरकार के द्वारा, तो इसका उद्देश्य क्या है, तो देखिए इट सेफगार्ड फार्मर बाय एंश्योरिंग अ मिनिमम प्रॉफिट फॉर देयर हार्वेस्ट एंड कंट्रीब्यूट्स टू फूड सिक्योरिटी। यानी कि सिंपल सी बात यहाँ पर कही गई आपके पास कि ये क्या करता है, फार्मर को एक तरह से सेफ गार्ड करता है, फार्मर को एक तरह से सुरक्षित रखता है। किस तरह से सुरक्षित रखेगा, कि जब भी जो है फार्मर किसी भी तरीके की प्रोडक्शन वहां पर कर रहा हो, क्रॉप्स की ज्यादा प्रोडक्शन उसकी हो रही हो चाहे उसकी मिनिमम प्रोडक्शन हो रही हो, तो उसको एक जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वहां पर मिले, उसको एक मिनिमम प्रॉफिट हो पाए अपनी क्रॉप पर।
इसके लिए जो क्या किया जाता है, एमएसपी को निर्धारित किया जाता है। अब देखिए किसान को अगर जो है वहां पर प्रॉफिट हो रहा है, चाहे वो कम यहाँ पर उत्पादन करे चाहे ज्यादा उत्पादन करे, बट उसको दाम जो है सही मिल रहे हैं, तो वो क्या करेगा, और ज्यादा जो है एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होगा, और इसी के साथ जो है ओवरऑल जो फूड सिक्योरिटी होगी, ठीक है, जो खाद्य सुरक्षा होगी, वो जो है यहाँ पर कैसी रहेगी, सिक्योर रहेगी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर गवर्नमेंट रोल की, यानी सरकार की जो है क्या भूमिका रहती है, यहाँ पर गवर्नमेंट का जो है क्या रोल है एमएसपी को डिसाइड करने में या एमएसपी रिलेटेड डिसीजन लेने में। तो देखिए एमएसपी का जो निर्धारण किया जाता है वो सरकार की एक कमेटी रहती है, ठीक है, कौन सी कमेटी रहती है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, सीसीईए, ठीक है, ये एक कमेटी रहती है, हाई लेवल कमेटी जो है होती है यूनियन गवर्नमेंट की, जिसका जो काम रहता है एमएसपी को निर्धारण करना रहता है, या एमएसपी को जो है एक तरह से लागू करना रहता है और एमएसपी को कंप्लीटली डिसाइड करना रहता है। जैसे आपने ये भी सुना होगा कि एमएसपी को जो एडवाइस करता है कौन करता है, सीएसीपी करता है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस करता है। ठीक है, आपकी जो कमेटी है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, और इसके अलावा जो कमीशन रहता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, इसके बारे में हम अलग सी वीडियो में कंप्लीट जानेंगे इसके बारे में, ठीक है, क्या होता है, किस तरह से इसका गठन किया जाता है, किस तरह से जो यहाँ पर कंप्लीट प्रोसेस चलती है एमएसपी के निर्धारण करने की, तो वो कंप्लीट हम किसी अदर वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, अभी आपके लिए ये जानना जरूरी है कि जो कैबिनेट की कमेटी होती है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, जो है यहाँ पर अगर देखा जाए तो बहुत सारे जो इकोनॉमिक मामले रहते हैं, पैसों से जुड़े हुए मामले रहते हैं, जैसे कि कोई प्रोजेक्ट हो गया, यानी कि इनका एक तरह का ये काम रहता है कि इंडिया में अगर कोई 1000 करोड़ से ज्यादा को कोई प्रोजेक्ट सैंक्शन करना है तो उसके लिए जो है कौन डिसीजन लेगा, ये कमेटी लेगी। इसके अलावा अगर किसी विदेशी कार्यों में हमने 5000 करोड़ से ज्यादा का कुछ इन्वेस्टमेंट वहां पर करना है, ठीक है, तो उसका जो एक तरह से क्या करेगी, उसका जो डिसीजन लेगी वो लेगी गवर्नमेंट की कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर। तो वैसे ही जो एमएसपी डिसाइड किया जाता है, एमएसपी जो है इसी के द्वारा डिसाइड किया जाता है, फाइनलाइज किया जाता है। ठीक है, यानी जो अंतिम एमएसपी पब्लिश होता है, तो वो जो पब्लिश होगा वो इस कमेटी के बाद ही यहाँ पर क्या होता है, पब्लिश होता है, जब ये क्या कर देती है, इसे अप्रूव कर देती है। ठीक है, अब अगर हम बात करें, ये जो है लगभग जो है यहाँ पर 2 डोजन ऑफ क्रॉप्स को क्या करता है, एमएसपी जो है इसका निर्धारित करता है, यानी कि लगभग देखा जाए तो नॉर्मली तो उसमें 22 क्रॉप रहती है, बट एडिशनली जो है उसमें 1 से 2 और क्रॉप जो है ऐड की जाती है। इसके अलावा देखिए सीएसीपी रिकमेंडेशंस, यानी जो सीएसीपी है कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, कंप्लीट जो है एक नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में कंप्लीटली इंफॉर्मेशन के बारे में जानेंगे। अभी आपको ये जानना जरूरी है कि ये क्या करेगा, रिकमेंड करेगा। ठीक है, तो यहां से आपने समझना है सीएसीपी क्या करता है, रिकमेंड करेगा, और इसके बाद अगर बात करें जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर है, ये इस रिकमेंडेशन के ऊपर सोच विचार करके फाइनलाइज करेगी प्राइस को। ठीक है, अब देखिए ये रिकमेंड कर देगा, मान लीजिए इसने रिकमेंड किया कि जो गेहूं का प्राइस है वो 2000 रुपए होना चाहिए, इसने रिकमेंड कर दिया। अब डिसीजन किसके ऊपर रहता है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स पर ये कंप्लीट डिसीजन रहता है कि वो इसी एमएसपी को माने या इसमें कुछ चेंज करे। ठीक है, यानी इनका सिर्फ काम है रिकमेंडेशन करने का, एडवाइस करने का, सलाह देने का कि प्राइस ये होना चाहिए, क्योंकि ये जो सीएसीपी है ये कंप्लीट कमीशन रहता है, ये फार्मर के साथ मीटिंग करते हैं, एग्रीकल्चरल जो अदर इंडस्ट्रीज रहती हैं उनके साथ मीटिंग करते हैं, बड़े बड़े जो व्यवसायी रहते हैं एग्रीकल्चर में उनसे मीटिंग करते हैं, तब जाकर के कंप्लीट डेटा कलेक्ट करते हैं और फिर प्राइस को डिसाइड करते हैं, और ये फिर एडवाइस करेंगे कि ये प्राइस होना चाहिए इस कमेटी को, और ये कमेटी फिर फाइनल डिसीजन उस पर लेगी। मे बी ये जो है क्या कर सकती है, इनके द्वारा दिए गए जो प्राइजेस रहते हैं, ठीक है, जो सलाह दी गई है प्राइस के लिए, तो वो जो है मे बी ये क्या कर सकते हैं, चेंज यहाँ पर कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, वो कंडीशंस पर जो है यहाँ पर डिपेंड करता है। ठीक है, और इसके अलावा जो है यहाँ पर ये जो सीएसीपी रिकमेंड करेगा, ये कौन कौन से फैक्टर को देख के जो है रिकमेंड करता है, ये यहाँ पर रिकमेंड करेगा प्रोडक्शन कॉस्ट देखेगा, ठीक है, किसान को जो है उगाने में कितना खर्चा आया वो वहां पर देखा जाएगा, फार्मर के वेजेस देखा जाएगा कि उसने जो है लेबर वहां पे लगाई थी तो उसका खर्चा कितना आया, अपने आप उसके फैमिली वर्कर्स ने जो है वहां पर क्या किया, काम किया, घर के लोगों ने जो है काम किया, उसका जो है कितना लेबर का खर्चा बन सकता था, वो सारी चीजें देखी जाती है। मार्केट ट्रेंड्स जो है यहाँ पर देखे जाते हैं, कॉम्पिटिटिवनेस जो है यहाँ पर देखी जाती है, इन सभी फैक्टर्स को देख करके जो है क्या किया जाता है, एमएसपी को जो है ये क्या करते हैं, एक तरह से एडवाइज करेंगे किसके लिए, सीसीईए के लिए, और ये फिर फाइनल डिसीजन इस पे लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कंप्लीट जो है ये एक प्रोसेस चलती है। इसके बाद देखिए अगर हम बात करें, अब बात करें गवर्नमेंट फ्रीडम ऑफ चॉइस, यानी कि जो रिकमेंडेशन जो है सीएसीपी के द्वारा यहाँ पर की गई है प्राइस को डिसाइड करने की या प्राइस को एक तरह से फिक्स करने की, तो उसको जो है वो डिसीजन किस पे रहता है, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे रहेगा, उसकी जो कमेटी रहती है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, उस पर डिसीजन रहेगा कि वो उसको उसी प्राइस पे फिक्स करे या उसमें कुछ चेंजेस करे। ठीक है, तो ये जो है गवर्नमेंट की अपनी चॉइस रहती है। फिर बात करें इंप्लीमेंटेशन एजेंसीज, यानी कि ये जो फिक्स किया गया है प्राइस, इसको इंप्लीमेंट कौन करेगा, कौन जो है इस प्राइस दर पर या इस जो भी ये जो है दाम रखा जाता है, इस पे अनाज खरीदेगा कौन,
तो देखिए इसमें जो है मार्केटिंग एजेंसीज इन्वॉल्व रहती है, जैसे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो गया, ठीक है, एफसीआई। इसके अलावा जैसे कि आपका नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन यानी कि नाफेड हो गया। जो मार्केट रेगुलेटिंग एजेंसीज रहती हैं इंडिया की, काफी इंपॉर्टेंट एजेंसीज है आपके लिए ये, ठीक है। ये एजेंसीज क्या करती हैं, मार्केटिंग रिलेटेड जितने भी ऑपरेशंस रहते हैं उनको जो है ये रेगुलेट करती है, कंडक्ट करती हैं, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें देखिए तो एफसीआई क्या करता है, यहाँ पर प्रोक्योरमेंट करता है, अनाजों की प्रोक्योरमेंट करेगा, फूड ग्रेन्स की जो है प्रोक्योरमेंट करता है। तो यही क्या करते हैं, एमएसपी को जो है एक तरह से क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, यानी कि यही जो है एमएसपी दर पर क्या खरीदेंगे, किसानों से अनाज को जो है यहाँ पर खरीदते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए हम बात करें जो एमएसपी डिसाइड करने का एक पैरामीटर रखा गया कि एमएसपी डिसाइड किया कैसे जाएगा। तो एक तो हमने देखा कि वहां पर जो कॉस्ट रहती है, लेबर वगैरह की कॉस्ट रहती है, उसको देख करके जो है यहाँ पर एमएसपी निर्धारित किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर जो यूनियन बजट जो अनाउंस किया गया था 2018-19 का, ठीक है, वहां पर यह भी अनाउंसमेंट की गई थी कि एक पर्टिकुलर सिद्धांत रखा जाएगा एमएसपी को निर्धारित करने के लिए। वो सिद्धांत और वो प्रिंसिपल क्या रहेगा कि जब भी एमएसपी यहां पर डिसाइड किया जाएगा तो जो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आई है, ठीक है, जो उसको उत्पादन करने की जितना भी उसका खर्चा आया है उससे 1.5 गुना ज्यादा पर ही एमएसपी यहां पर सेट किया जाएगा, ठीक है। क्या है, उससे 1.5 गुना ज्यादा पर ही 1.5 टाइम्स मोर जो है वहां पर क्या किया जाएगा, एमएसपी का जो रेट है डिसाइड किया जाएगा। ये जो है डिसीजन कब लिया गया था, ये लिया गया था यूनियन बजट 2018-19 में, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं कौन कौन सी फसलें जो है यहाँ पर एमएसपी के अंडर आती है। ऐसे नहीं कि सारी की सारी जितनी भी फसलें वो सभी के सभी जो है एमएसपी के अंडर आती है, कुछ सिलेक्टेड क्रॉप्स यहाँ पर हैं जो एमएसपी के अंदर यहाँ पर रखी गई हैं। तो देखिए अगर हम बात करें तो नॉर्मली कितनी रहती है, हमारे पास 22 फसलें हैं, यहाँ पर कितनी है 22 क्रॉप्स जो है जो एमएसपी के अंडर आती हैं, और एमएसपी जो है उनके लिए फिक्स किया जाता है, ठीक है, साल में 2 बार। इसके अलावा कौन कौन सी फसलें इसमें देखिए तो इन फसलों में 22 फसलों में 14 रहती हैं खरीफ सीजन की फसलें, 6 रहती हैं यहाँ पर जो है रबी क्रॉप्स, और इसके अलावा 2 जो है यहाँ पर कमर्शियल क्रॉप्स हमारे पास हैं। कंप्लीट लिस्ट भी उनके बारे में बात करेंगे अभी। अब देखिए ये तो हमारे पास 22 क्रॉप रहती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अलावा जो है एमएसपी फिक्स किया जाता है तोरिया के लिए, यानी जो एक तरह का मस्टर्ड रहता है, ठीक है, उसके लिए किया जाता है। सरसों रहता है, एक तरह की सरसों की ये वैरायटी है एक तरह की। इसके अलावा जो डीहस्क्ड कोकोनट है, ठीक है, यानी कि जो छिला हुआ नारियल रहेगा, उसके लिए जो है यहाँ पर अलग से एमएसपी निर्धारण किया जाता है। तोरिया का जो एमएसपी है वो निर्धारित किया जाएगा रेपसीड और मस्टर्ड के प्राइस के अकॉर्डिंग, और जो डी हस्क्ड कोकोनट है इसका जो एमएसपी निर्धारित किया जाएगा वो किया जाएगा कोपरा या इसके अलावा देखा जाए तो जो कोपरा यहाँ पर यानी कि जो नारियल रहता है, जो गिरी रहती है उसकी, ठीक है, उसके प्राइस के आधार पर जो है डी हस्क्ड कोकोनट के लिए भी यहाँ पर क्या किया जाता है, प्राइस का निर्धारण किया जाता है, निर्धारित जो है किया जाता है, ठीक है। ये रहती है हमारे पास फसलें। अब कौन कौन सी जो है यहाँ पर कंप्लीट क्रॉप्स हैं, तो देखिए जो सीएससीपी रिकमेंड करेगा 23 क्रॉप्स के लिए, ठीक है, ध्यान रखना है कितने के लिए, 23 क्रॉप्स के लिए। आती कितनी है इसमें, हमने अभी बात की कि 22 क्रॉप्स आती है, बट जो रिकमेंडेशन ये करेगा कितनी, 23 क्रॉप्स के लिए, 23 क्रॉप्स के लिए जो है ये क्या करता है, रिकमेंडेशन करता है, जिसमें जो है आपका 7 सीरियल क्रॉप रहती है। एक हो गया पैडी, इसके बाद हो गया व्हीट, इसके बाद हो गया मेज, ठीक है, इसके बाद देखा जाए तो सोरगम है, देखिए आपके पास पर्ल मिलेट यानी बाजरा है, बार्ले है, रागी है, ठीक है, इन फसलों के लिए जो है किया जाता है, ये है सीरियल क्रॉप यानी खाद्यान्न फसलें। इसके बाद देखिए दालों में अगर हम बात करें तो दालों में आपका कौन सा रहता है, ग्राम हो गया, ठीक है, इसके अलावा तुर हो गया, मूंग हो गया, उड़द हो गया, या लेंटिल यानी मसूर हो गया, उड़द बीन हो गया, मूंग बीन हो गया, ठीक है, अरहर हो गया, इसके अलावा चना हो गया, ठीक है, इन फसलों के लिए जो है निर्धारित किया जाता है एमएसपी। ऑयल सीड क्रॉप में अगर हम बात करें तिलहनी फसलें जो है जिससे तेल निकाला जाता है, ऐसी फसलों में अगर हम देखें तो ग्राउंडनट हो गया, ठीक है, मूंगफली के लिए जो है निर्धारित किया जाता है एमएसपी। रेपसीड और मस्टर्ड के लिए जो है एमएसपी निर्धारित किया जाता है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर बात करें आपका जो सोयाबीन फसल रहती है, ठीक है, सोयाबीन के लिए निर्धारित किया जाता है। सिसेमम यानी कि तिल के लिए निर्धारित किया जाता है। सनफ्लावर यानी सूरजमुखी के लिए निर्धारित किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें सैफ फ्लावर यानी कुसुम का जो फूल रहता है कुसुम, ठीक है, उसके लिए निर्धारित किया जाता है। नाइगर सीड के लिए जो है यहाँ पर निर्धारित किया जाता है। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो कौन सी 4 और कमर्शियल क्रॉप्स आती हैं इसके अंतर्गत, कौन कौन सी है देखिए, एक है कोपरा, ठीक है, यानी कि जो नारियल रहेगा, ठीक है, उसके लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें शुगर केन है, गन्ना है, इसके अलावा है कॉटन, और इसके अलावा रहता है जूट, ठीक है, कौन सा है, रॉ जूट। इन सभी फसलों के लिए जो क्या है एमएसपी यहाँ पर निर्धारित किया जाता है। तो ये तो हमारे पास कितनी है, 23 क्रॉप्स हैं, 23 फसलें हैं यहाँ पर। बट अगर हम बात करें रिकमेंडेशन यानी कि आपका जो शुगर केन क्रॉप है उसकी भी जो रिकमेंडेशन है वो कौन करता है, रिकमेंडेशन जो है उसकी एमएसपी के अंतर्गत ही की जाती है। यानी सीएससीपी जब डेटा भेजेगा कि इतना इतना प्राइस निर्धारित करना है तो वो जो है शुगर केन को भी साथ में ही वहां पर भेजता है। बट फिर इसके बाद जो है
जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है वो जो है इसको किस रूप में लागू करती है, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइजेस के रूप में जो है इसको लागू करती है, जिसे हम FRP के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, इसको किस नाम से जानते हैं, FRP यानी कि फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइजेस के नाम से इसे जाना जाता है। अब अगर FRP की हम बात करते हैं तो FRP जो है कंप्लीटली यहाँ पर जो है अलग अलग स्टेट्स के लिए अलग अलग हो सकता है। ठीक है, क्योंकि जो गन्ने की प्रोडक्शन है वो भी हर एक स्टेट में नहीं होती, बाकी फसलें में भी जो है यहाँ पर थोड़ी थोड़ी मात्रा में हर एक स्टेट में पाई जा सकती है, बट गन्ने जो है हर एक स्टेट में यहाँ पर नहीं उगते हैं या उतने ज्यादा कमर्शियल लेवल पर भी नहीं उगते हैं। तो इसलिए अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो गन्ना रहता है, गन्ने की जो फसल रहती है, इसके लिए FRP निर्धारित किया जाता है। ठीक है, यानी कि एक तरह का उचित मूल्य जो है निर्धारित इसके लिए किया जाएगा, जो अलग अलग जगह पर में भी अलग अलग वहां की कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो है वहां पर हो सकता है, और फार्मर के साथ कंप्लीट यहाँ पर बातचीत करके और मीटिंग्स वगैरह करके जो है ये प्राइस यहाँ पर डिसाइड किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए जो रिकमेंडेशन होती है वो तो 23 क्रॉप्स की होती है, बट जो MSP फिर लागू किया जाता है सिर्फ 22 क्रॉप्स के लिए जो लागू किया जाता है, और शुगर केन को किसके अंतर्गत, FRP के अंतर्गत जो है यहाँ पर रखा जाता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं, देखिए साल 2024-25 के लिए जो है MSP का क्या निर्धारण जो है यहाँ पर किया गया है, क्या प्राइस जो है यहाँ पर रखा गया है। तो देखिए इसमें अगर हम बात करें खरीफ फसलों की, पहले बात करते हैं खरीफ फसलों में पैडी यानी कि धान सबसे पहले है। देखिए जो कॉमन पैडी रहेगा, कॉमन पैडी की अगर हम बात करते हैं तो उसमें साल 2023-24 के मुकाबले अगर हम देखें तो 2024-25 के साल में 117 रुपए की बढ़ोतरी यहां पर की गई है। ठीक है, कितनी, 117 रुपए बढ़ाए गए हैं, यानी कि लगभग 5.4% की जो है यहाँ पर बढ़त की गई है प्राइस में। कितना है आजकल के समय पर अगर हम बात करें तो 2300 रुपए जो है यहाँ पर प्राइस रखा गया है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें जो ग्रेड ए का जो पैडी रहेगा उसके लिए जो अगर बात की जाए तो 2320 रुपए जो है यहाँ पर प्राइस रखा गया है, जो पिछली साल से 117 रुपए जो है ज्यादा है और 5.3% ज्यादा है, अधिक है। इसके अलावा अगर हम बात करें देखिए ज्वार के लिए, ठीक है, जो सोरगम रहता है आपका, सोरगम में जो हाइब्रिड सोरगम रहता है, ठीक है, हाइब्रिड सोरगम का जो प्राइस है वो रखा गया है कितना, 3371 रुपए। ठीक है, 3371 रुपए जो है यहाँ पर रखा गया है, जो पिछले वर्ष से 191 रुपए ज्यादा है और 6% जो है अधिक है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट बात की जाए देखिए माल डंडी ज्वार की। अब माल डंडी ज्वार क्या है, इस ज्वार की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है महाराष्ट्र में उगाए जाने वाला एक काफी इंपॉर्टेंट सोरगम की वैरायटी रहती है। ठीक है, मेजरली इसको महाराष्ट्र के लोग जो है यहाँ पर उगाते हैं, और ये काफी इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर रहता है। इसके जो है स्वीट फ्लेवर जो है ये रहता है। ठीक है, थोड़ा इसमें स्वीटनेस पाई जाती है, थोड़ी मिठास जो है इसमें रहती है, और साथ ही थोड़ा येलोइश कलर के इसके ग्रेन और काफी छोटे छोटे जो है इसके ग्रेन और दाने जो है रहते हैं। ठीक है, इसकी अगर हम बात की जाए तो इसका जो प्राइस रखा गया है वो 3421 रुपए जो है निर्धारित किया गया है, जो पिछले वर्ष से 196 रुपए अधिक है, और इसके अलावा 6.1% जो है यहाँ पर अधिक है। ठीक है, इसके अलावा बाजरा की हम बात करें, पर्ल मिलेट की, तो पर्ल मिलेट का जो प्राइस है वो रखा गया है 2625 रुपए इस वर्ष के लिए। इसके अलावा अगर बात की जाए तो वो पिछले वर्ष से जो है 125 रुपए अधिक है, और प्रतिशत की बात करें तो लगभग 5% ज्यादा है, पिछले वर्ष से बढ़ाया गया है। रागी की बात करते हैं अगर, देखिए जिसे फिंगर मिलेट कहा जाता है। ठीक है, इसमें अगर हम देखें तो इसका जो प्राइस रखा गया वो है 4290 रुपए। ठीक है, 4290 रुपीज, जो पिछले वर्ष जो है लगभग 444 रुपीज यानी कि 444 रुपए जो है अधिक है। परसेंटेज में अगर देखा जाए तो लगभग 11.5% अधिक है। मेज की बात की जाए देखिए तो मेज जो फसल है, ठीक है, मेज यानी कि मक्का की बात करें तो 2225 रुपए जो है यहाँ पर प्राइस रखा गया है, और वो पिछले वर्ष से 135 रुपए अधिक है, और 6.5% जो है अधिक है। तुर की बात करें यानी अरहर जिसे कहा जाता है, दलहनी फसल है, तो इसमें अगर देखा जाए तो 7550 रुपए का जो है प्राइस निर्धारित किया गया है, जो पिछले वर्ष से 550 रुपए अधिक है, और 7.9 रुपए अधिक है, 9%। ठीक है, प्रतिशत अधिक है। वहीं पर मूंग बीन की अगर बात करते हैं तो मूंग जो दाल रहती है 8682 रुपए उसके लिए जो है प्राइस निर्धारित किया गया है, जो पिछले वर्ष से 124 रुपए अधिक है, और 1.4% जो है अधिक बढ़ाया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए बात करें यहाँ पर जो अगले कुछ खरीफ क्रॉप्स हमारे पास आती हैं उसमें आता है उड़द बीन। ठीक है, उड़द बीन में अगर हम बात करें तो लगभग इसका जो प्राइस है 7400 रुपए यहाँ पर निर्धारित किया गया है, और साथ ही बात करें तो वो पिछले वर्ष से कितना बढ़ा है, यहाँ पर 450 रुपए बढ़ोतरी उसमें हुई है, लगभग 6.5% अधिक है। ग्राउंडनट की अगर हम बात करते हैं मूंगफली की, तो मूंगफली का जो MSP रखा गया है, निर्धारित किया गया है 6783 रुपए, और इसमें अगर देखा जाए तो 406 रुपए अधिक है ये प्रीवियस ईयर से। ठीक है, 2023-24 से, और लगभग 6.4% की इसमें क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है।
वहीं पर सनफ्लावर सीड की अगर बात करें, ठीक है, सूरजमुखी के जो बीज रहते हैं उसकी अगर हम बात करते हैं तो उसमें अगर देखा जाए तो ये कैसी होगी, ऑयल सीड क्रॉप होगी, ठीक है, तेल के लिए जो है इस फसल को उगाया जाता है, बेचा जाता है। तो लगभग 7,280 रुपए प्राइस निर्धारित किया गया है, 520 रुपए अधिक है प्रीवियस ईयर से, और लगभग 7.7% जो है इसमें बढ़ोतरी की गई है। वहीं पर बात करें देखिए सोयाबीन की, ठीक है, कौन सी, येलो सोयाबीन, जिसका अगर हम बाहर का छिलके की बात करें या ओवरऑल अपीयरेंस की बात करें तो थोड़ा येलोविश दिखती है। इसमें अगर बात की जाए तो 4,892 रुपए निर्धारित किया गया है इसके लिए, जो पिछले वर्ष से 292 रुपए ज्यादा है, और देखा जाए तो लगभग 6.3% की बढ़ोतरी की गई है। सीसेमम यानी कि तिल की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो आपका लगभग 9,267 रुपए जो है इसके लिए निर्धारित किए गए हैं, जो पिछले वर्ष से 632 रुपए अधिक है, और 7.3% की बढ़ोतरी की गई है। नाइगर सीड की हम बात करते हैं तो नाइगर सीड मोस्ट कॉमनली देखा जाए तो एज एन ऑयल सीड भी इसको जो है इस्तेमाल में लाया जाता है। और वहीं पर बात की जाए तो जो पक्षी रहते हैं, ठीक है, जो बर्ड्स के लिए एक फूड के रूप में यहाँ पर काम में लाया जाता है। इसके अलावा हम बात करें देखिए लगभग 8,717 रुपए जो है इसका प्राइस निर्धारित किया गया है, 983 रुपए जो प्रीवियस ईयर से ज्यादा है, लगभग 12.7% की बढ़ोतरी की गई है। कॉटन की बात करें देखिए तो कॉटन में भी दो तरह की कॉटन यहाँ पर बेची जाती है। एक कॉटन रहती है आपकी कौन सी, मीडियम स्टेपल कॉटन जो है यहाँ पर रहती है, जिसका अगर हम बात करें लगभग 25 mm से कम का, जिसका क्या रहता है यहाँ पर लगभग 23 से 25 mm का, ठीक है, लगभग 23 से 25 mm तक जिसकी जो है फाइबर की लेंथ रहती है, ठीक है, उसका जो अगर हम बात करें उसका जो प्राइस निर्धारित किया गया है उसका किया गया है आपका 7,121 रुपए, और इसमें 501 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, और लगभग जो 7.6% अधिक है, ठीक है, प्रीवियस ईयर से। लॉन्ग स्टेपल की अगर हम बात करते हैं, जो आपका फाइबर लेंथ लगभग 29 से 30 के बीच की जो है फाइबर लेंथ यहाँ पर रहती है, ठीक है, mm में, ठीक है, मिलीमीटर में। तो इसमें अगर हम बात करें यहाँ पर तो आपका जो प्राइस निर्धारित इसके लिए किया गया है वो किया गया है 7,521 रुपए, जो प्रीवियस ईयर से जो है लगभग 501 रुपए अधिक है, और 7.1% की इसमें बढ़ोतरी हुई है। वहीं पर बात करते हैं देखिए अब रबी फसलों की, यानी कि विंटर सीजन में उगाई जाने वाली क्रॉप्स की। अभी हमने बात की खरीफ फसलें, यानी कि जो मानसून के सीजन में, बरसात के मौसम में उगाई जाती हैं। देखिए रबी सीजन की अगर हम बात करें तो व्हीट यानी कि गेहूं के लिए जो प्राइस निर्धारित किया गया है वो है 2,425 रुपए, ठीक है, यानी कि 2,425 रुपए, जो प्रीवियस ईयर से जो है 150 रुपए अधिक है, और लगभग 6.6% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं पर बार्ले की अगर हम बात करते हैं तो बार्ले में आपका 1,980 रुपए रखा गया है प्राइस, जो पिछले वर्ष से 130 रुपए अधिक है, और 7.0% की, लगभग 7% की बढ़ोतरी की गई है। ग्राम यानी कि चने की अगर हम बात करें तो चने में आपका 5,650 रुपए यहाँ पर प्राइस रखा गया है, जो प्रीवियस ईयर से जो है आपका लगभग यहाँ पर 210 रुपए ज्यादा है, और लगभग 3.9% की बढ़ोतरी हुई है। मसूर यानी कि लेंटिल की अगर हम बात करते हैं तो देखिए लगभग इसमें आपका 6,700 रुपए प्राइस निर्धारित किया गया है, जो प्रीवियस ईयर से आपका 275 रुपए अधिक है, लगभग 4.3% की यहाँ पर जो है बढ़ोतरी देखी गई है। रेपसीड एंड मस्टर्ड की अगर हम बात करें, सरसों की अगर हम बात करें, ठीक है, तो उसमें आपका 5,950 रुपए जो है यहाँ पर प्राइस रखा गया है, ठीक है। ये जो प्राइस रहता है हमारा प्रति क्विंटल के हिसाब से रहता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखें कितना है, प्रति क्विंटल के हिसाब से। इसमें अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर आपका 300 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, और 5.3% अधिक है ये प्रीवियस ईयर से। वहीं पर सैफ्लावर की अगर बात करें तो 5,940 रुपए इसका प्राइस निर्धारित किया गया है, जो पिछले वर्ष से 140 रुपए अधिक है, और 2.4% बढ़ोतरी इसमें भी की गई है। तोरिया की हम बात करते देखिए तो ये जो प्राइस यहाँ पर निर्धारित किया जाएगा, ये रेपसीड एंड मस्टर्ड के अकॉर्डिंग ही इसके प्राइस के आसपास का ही प्राइस यहाँ पर निर्धारित किया जाता है। तो लगभग यहाँ पर देखा जाए तो सिमिलर प्राइस रखा गया है 5,950 रुपए। ओके, इसमें भी देखा जाए तो लगभग 300 रुपए की बढ़ोतरी, यानी कि लगभग 5.3% अधिक जो है यहाँ पर ये बढ़ाया गया है प्रीवियस ईयर से। अब जो कमर्शियल जो कुछ क्रॉप रहती हैं, जिसमें हमारे पास कौन सा आता है, एक हो गया आपका कोपरा, सेकंड आपका रहता है कौन सा, जूट, ठीक है, मेजरली यहाँ पर हमारे पास ये क्रॉप्स रहती हैं। अब कोपरा में भी अगर हम बात करें, यानी कि जो नारियल रहता है, जो सूखा हुआ नारियल रहता है, ठीक है, उसमें अगर देखा जाए तो एक तो मिलिंग वाली रहती है, ठीक है, मिलिंग कोपरा रहती है, यानी कि जो टूटा हुआ रहता है, जिसको 2 या 3 टुकड़ों में जो है बांटा रहता है, वो होगी मिलिंग कोपरा, ठीक है। इसका जो प्राइस निर्धारित किया गया है वो है आपका 11,160 रुपए, और 300 रुपए इसमें बढ़ाए गए हैं प्रीवियस ईयर से, तो लगभग 2.8% की बढ़ोतरी की गई है। दूसरा रहता है बॉल, यानी कि जो कंप्लीट देखिए जो गिरी रहेगी या गरी भी उसको कई जगह पर कहा जाता है, ठीक है, तो जो कंप्लीट गोला रहेगा उसका, तो उसका जो यहाँ पर प्राइस निर्धारित किया गया है वो किया गया है 12,000 रुपए, ठीक है, और 250 रुपए जो है प्रीवियस ईयर से यहाँ पर बढ़ाए गए हैं, लगभग 2.1% की यहाँ पर बढ़ोतरी की गई है। अब देखिए जो डीहस्क्ड कोकोनट होगा, यानी कि जो छिला हुआ नारियल रहेगा, उसका जो प्राइस निर्धारित किया गया है वो है 3,013 रुपए।
पिछले वर्ष से उसमें 83 रुपए 83 रुपीज जो है यहाँ पर बढ़ाया गया है, लगभग 2.8% की यहाँ पर जो है बढ़ोतरी हुई है। वहीं पर जूट की अगर हम बात करें तो जूट में हम देखें तो लगभग 5,335 रुपए प्राइस निर्धारित किया गया है, जो प्रीवियस वर्ष में जो है आपका कितना था 5,050 रुपए था, और उसमें 285 रुपए बढ़ा करके जो है लगभग वो 5.6% की बढ़ोतरी यहाँ पर की गई है। तो ये रहते हैं हमारे पास यहाँ पर प्राइस जो डिफरेंट क्रॉप्स के लिए यहाँ पर जो है एक तरह से फिक्स किए गए हैं वर्ष 2024-25 के लिए, और इन्हीं दामों पर जो है किसानों से जो है फसल यहाँ पर खरीदी जाएगी। ठीक है, अब इसके अलावा देखिए हम यहाँ पर बात करें मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी डेवलपमेंट की, यानी कि अलग अलग माइलस्टोन्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो जैसे जैसे शुरुआत हुई एमएसपी की स्टार्टिंग से लेकर के, ठीक है, उसके बारे में जाने कि कब से शुरू हुआ और कैसे कैसे जो है इसमें डेवलपमेंट देखी गई, तो उसके बारे में कंप्लीटली बात करते हैं। देखिए सबसे पहले 1964 में एमएसपी को जो एक तरह से इसकी जो बात चली, इसकी जो प्रस्तावना चली वो चली थी 1960 के समय, ठीक है, 1960 के समय के बाद से जो है ये एक तरह से शुरू हो चुका था एमएसपी की अगर हम बात करें। ठीक है, इसमें अगर देखा जाए तो 1964 में 1964 में एलके झा कमेटी ऑन फूड ग्रेन प्राइसेस ने जो है क्या किया था, एक रिपोर्ट सबमिट की थी, लेइंग द फाउंडेशन फॉर एन एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी। उस रिपोर्ट में क्या दिखा गया था कि क्या एक तरह से क्या है कंप्लीटली जो है बनाई जाए, यहाँ पर ऐसी पॉलिसी जो है बनाई जाए, ऐसा एक मूल्य निर्धारण किया जाए जो क्या हो एक प्लेटफॉर्म की तरह जो है यहाँ पर काम करे, एक फाउंडेशन की तरह जो है यहाँ पर काम करे, एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी रिलेटेड जो है यहाँ पर वो क्या करे, काम करे, यानी कि एग्रीकल्चर जो कमोडिटी है उनके लिए एक पर्टिकुलर प्राइस पॉलिसी जो है बनाई जाए, इससे रिलेटेड सबमिट जो है रिपोर्ट की गई थी। इसके बाद देखिए जनवरी 1965 की अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन जो है एस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन जिसको कि हम आज सीएसीपी के नाम से जानते हैं, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस के नाम से जानते हैं। ठीक है, पहले जब इसकी एस्टेब्लिशमेंट की गई थी तब इसका नाम जो है क्या रखा गया था 1965 में, एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा अगस्त 1965 की अगर हम बात करें तो अंडर एमएल दंतवाला एपीसी सबमिट इट्स फर्स्ट रिपोर्ट रिकमेंडेड एमएसपी फॉर पैडी। देखिए सबसे पहले जो एमएसपी जो है निर्धारित किया गया था या रिकमेंड किया गया था, ठीक है, इस कमेटी के द्वारा, और कौन सी उसमें जो है पर्सन इन्वॉल्व थे, एमएल दंतवाला। ठीक है, इन्होंने जो है सबमिट की थी एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन के थ्रू, जो है फर्स्ट इन्होंने क्या किया, अपनी रिपोर्ट सबमिट की जिसमें रिकमेंड किया गया एमएसपी किसके लिए, धान के लिए। ठीक है, धान के लिए सबसे पहले जो है एमएसपी की यहाँ पर जो है रिकमेंडेशन दी गई थी। कब दी गई थी, अगस्त 1965 में। फिर धीरे धीरे जो है इसमें बहुत सारी क्रॉप्स को क्या किया जाने लगा, कवर किया जाने लगा। सबसे पहले एमएसपी जो है किसके लिए, पैडी के लिए यहाँ पर निर्धारित करने की जो है यहाँ पर जो है प्रस्तावना रखी गई, रिपोर्ट जो है सबमिट की गई। फिर धीरे धीरे इसमें और क्रॉप्स को इंक्लूड किया गया। 1980 में अगर हम बात करें तो एसआर सेन कमेटी पब्लिशेस द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन रिपोर्ट। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन रिपोर्ट जो है 1980 में एसआर सेन कमेटी के द्वारा पब्लिश की गई। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा 1985 में अगर हम देखें तो देखिए जो एपीसी है यानी कि एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन है, उसका नाम बदल करके और रिकंस्टिट्यूट जो है इस कमेटी को कर दिया गया और नाम बदल के रख दिया गया कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, सीपी रखा गया। ठीक है, इसके बाद देखिए बात करें 1990 में अगर हम यहाँ पर बात करें द CH हनुमंता राव रिपोर्ट ऑन एग्रीकल्चर प्राइसिंग इज पब्लिश। ठीक है, एग्रीकल्चर प्राइसिंग पर जो सबसे पहले रिपोर्ट पब्लिश की गई वो जो है 1990 में की गई थी। ठीक है, और वो रिपोर्ट जो है कंपाइल की गई थी CH हनुमंता जी के द्वारा। ठीक है, इसके बाद देखिए 2015 की अगर हम बात करें तो शांता कुमार कमेटी रिपोर्टेड रिकमेंड्स बेटर प्राइस सपोर्ट फॉर पल्सेस एंड ऑयल सीड एंड प्रपोजेस कॉम्पिटिटिव एमएसपी अलाइंड विद इंपोर्ट प्राइसेस। ठीक है, यानी कि शांता कुमार कमेटी के द्वारा एक रिपोर्ट जो है यहाँ पर रिकमेंड की गई। ठीक है, जिसमें जो है ये लिखा गया कि जो पल्सेस हैं, ऑयल सीड्स हैं, ठीक है, उनके लिए भी जो है प्राइस निर्धारित किए जाने चाहिए, और ऐसे प्राइसेस जो है यहाँ पर निर्धारित किए जाने चाहिए जो प्राइसेस विदेशों में मिलते हैं, या भारत अगर किसी चीज को इंपोर्ट कर रहा है उसको जितना प्राइस वहां पर पे करना पड़ रहा है उसी से अलाइन करे। ठीक है, उसी से थोड़े सिमिलर प्राइसेस जो है भारत के किसानों को भी यहाँ पर उनकी फसलों पर बेचने पर मिले। ठीक है, इसके बाद 2018 की अगर हम बात करें 2018 की बात की जाए तो फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंसेस दैट एमएसपी ऑन खरीफ क्रॉप विल बी 50% हायर देन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, एक और जो है यहाँ पर सिद्धांत एक तरह से रखा गया कि जब भी खरीफ क्रॉप के लिए एमएसपी यहाँ पर निर्धारित किया जाएगा तो वो जो है उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लगभग 50% ज्यादा रखा जाएगा, निर्धारित किया जाएगा। ठीक है,
इसके बाद देखिए अगर हम यहाँ पर बात करें 2020 में, तो 2020 का जो फार्मर प्रोटेस्ट हुआ था, ठीक है, किसानों ने जो आंदोलन किया था यहाँ पर, तो उस आंदोलन में भी ये बात रखी गई थी कि एक लीगल गारंटी जो है प्रोवाइड की जाएगी कि किसानों को जो है एक लीगल तौर पर जो है एमएसपी वहां पर डिसाइड किया जाएगा, ठीक है। यानी कि एक मांग ये भी थी 2020-21 का जो यहाँ पर फार्मर प्रोटेस्ट हुआ था इंडिया में, ठीक है, उसकी ये भी मांग थी कि जो एमएसपी जो है कंप्लीट गारंटीड एमएसपी जो है किसानों को प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। इसके बाद देखिए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो देखिए फार्मर डिमांड के अकॉर्डिंग अगर देखें तो 2020-21 का जो अनशन हुआ था, ठीक है, जो यहाँ पर जो है फार्मर प्रोटेस्ट हुआ था, उसकी मेजर मांग क्या थी कि एमएसपी की जो है गारंटीड जो है एमएसपी को यहाँ पर लागू किया जाए और एक तरह से प्रॉपर क्या हो एमएसपी पर जो है प्रॉपर गारंटी दी जाए, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर ओरिजिन इन दी 1960, ओरिजिन की बात करें यानी कि जब शुरुआत कब हुई थी इसकी, तो 1960 के दशक में जो है शुरुआत हुई थी। वहीं पर अगर हम बात करें तो शुरुआत करने का रीजन क्या था, क्योंकि शॉर्टेजेस जो है वहां पर हो रहे थे, ठीक है, अकाल जो है पड़ रहे थे, ड्राउट्स जो है पड़ रहे थे, सूखा जो है वहां पर पड़ रहा था। और देखा जाए तो उसी समय पर 1966-67 के समय पर क्या हुआ, बिहार फेमाइन, ठीक है, बिहार फेमाइन हुआ था। और जहां पर अगर देखा जाए तो एक तो बिहार का कंप्लीट स्टेट जो है इसकी चपेट में था, इस फेमाइन की चपेट में, सूखे के कारण ये हुई थी, ठीक है, ड्राउट के कारण जो है ये अकाल पड़ा था यहाँ पर। तो इसमें भी जो है पॉपुलेशन की अगर बात करें तो ओवरऑल इसमें बिहार स्टेट तो कंप्लीट इसमें इन्वॉल्व था, और साथ साथ ईस्टर्न यूपी की भी कुछ जगह जो है यहाँ पर इन्वॉल्व थी। दोनों को मिलाकर के अगर बात करें तो लगभग 70,000 डेथ जो है यहाँ पर रिपोर्ट की जाती है, जिसमें जो अकेली डेथ्स लगभग 35,000, ठीक है, लगभग 35,000 जो डेथ्स हुई हैं वो सिर्फ और सिर्फ बिहार स्टेट में यहाँ पर हुई। तो इस सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो है यहाँ पर एमएसपी को और ज्यादा सही तरीके से लागू करने की और ज्यादा मांग भी उठी और सरकार ने अपने आप भी जो है इस पे सोच विचार किया। इसके बाद देखिए जो एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन है कब 1965 में जो है एस्टेब्लिश किया गया था, जो क्या करता है एमएसपी को जो है एक तरह से इंट्रोड्यूस करता है, ठीक है। और इसके अलावा प्रोक्यूरमेंट प्राइजेस हो गए, यानी कि जिस दर पर जो है किसानों से अनाज खरीदा जाता है सरकार के द्वारा। और देखा जाए तो एमएसपी और प्रोक्यूरमेंट प्राइस डिफरेंट रहता है, ठीक है। एमएसपी एक तरह से न्यूनतम मूल्य रहता है कि जिससे कम दाम नहीं होगा, उससे ज्यादा पर ही बिकेगा बट कम जो है नहीं बिकेगा, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें यहाँ पर प्रोक्यूरमेंट प्राइस जो है ज्यादातर देखा जाए तो एमएसपी से ज्यादा ही यहाँ पर रहता है, ठीक है, थोड़ा ज्यादा रहता है। वहीं पर बात करें सब्सिडाइज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि जो एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन है ये एक तो ये क्या करता है एमएसपी को इंट्रोड्यूस करेगा, वहीं पर बात कर रहे थे तो ये जो है प्रोक्यूरमेंट प्राइसेस को क्या करता है यहाँ पर इंट्रोड्यूस करता है, प्रोक्यूरमेंट प्राइसेस को जो है डिसाइड करता है। और साथ ही एक जो सब्सिडाइज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जिसे हम पीडीएस कहते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं, वो भी जो है किस पर वर्क करेगा, वो भी जो है इन्हीं प्राइजेस पर जो है फंक्शन करता है। एमएसपी क्या दिया गया किसानों को, प्रोक्यूरमेंट प्राइस जो है किसानों को क्या दिया गया, उसके अकॉर्डिंग फिर जो है किसानों के लिए वापस या जो जनता के लिए वापस जो अनाज डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है पीडीएस के थ्रू, उसका भी जो है मूल्य निर्धारण यहाँ पर किया जाता है। फॉर्मेशन ऑफ सीएसईपी की बात करें तो कब बना था, देखिए ये जो है आपका 1985 में बना था। जो एपीसी है यानी कि एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन है, इसको रिकंस्टिट्यूट किया गया था, रिकंस्ट्रक्ट किया गया था और इसका नाम बदल के रख दिया गया कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस। और साथ साथ इसकी जो है फिर और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी और साथ ही साथ देखा जाए तो इसमें बहुत सारी और क्रॉप्स को भी यहाँ पर ऐड किया गया। इसके अलावा देखिए इंप्लीमेंटेशन बॉडीज कौन कौन सी यहाँ पर रहती है, तो जो एमएसपी को इंप्लीमेंट करने वाली बॉडी होती है वो होती है आपका या तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया करेगी, जो यहाँ पर फूड प्रोक्योरमेंट जो है इन्वॉल्व है। इसके अलावा देखा जाए तो नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन हो गया, नेफेड, ठीक है, ये भी क्या करता है यहाँ पर इन्वॉल्व रहता है किस चीज में, इंप्लीमेंट करने में एमएसपी को। वहीं पर देखिए एमएसपी को एक तरह से निर्धारित करने का फायदा क्या रहा, एमएसपी को लागू करने का फायदा क्या रहा, तो शिफ्ट फ्रॉम शॉर्टेजेस टू सरप्लसेस। जैसे हमने बात की कि 1960 के समय पे क्या हो गई थी, शॉर्टेजेस जो है वहां पर हो रही थी, ठीक है। इसके बाद फिर धीरे धीरे क्या आया, ग्रीन रेवोल्यूशन भी आया, तो इस कारण से जो व्हीट और राइस है उनकी प्रोडक्शन और ज्यादा बढ़ी और किसानों को एक उचित और न्यूनतम दाम जो है उस पर फिक्स तौर पर मिलना शुरू हुआ, ठीक है। और इस कारण से देखा जाए तो जो यहाँ पर सरप्लसेस है वो और ज्यादा बढ़े, किसानों की जो इनकम है वो आय में जो है वो वृद्धि वहां पर देखी गई और साथ साथ जो फूड ग्रेन है, फूड सिक्योरिटी जो है फूड ग्रेन के थ्रू यहाँ पर एंश्योर हुई। साथ ही देखिए अब अगर एक ड्रॉबैक की भी हम बात करें तो जो एमएसपी है इसके अनइक्वल बेनिफिट्स जो है यहाँ पर देखे जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जो इंडिया है एक डाइवर्स टाइप ऑफ क्लाइमेट और एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन को जो है होल्ड करता है, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो जो इफेक्टिवनेस है वो स्टेट रीजन या इसके अलावा हम देखा जाए तो क्रॉप टू क्रॉप भी जो है क्या करती है, वेरी यहाँ पर करती है। यानी कि जरूरी नहीं कि जो एमएसपी आपको जो है पर्टिकुलर किसी एक ऐसे एरिया में मिल रहा है जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, ठीक है, तो जो एग्रीकल्चर में आगे हैं, काफी ज्यादा आगे हैं, ठीक है, ऐसे एरिया की अगर हम बात करें
तो यहाँ पर तो आपको एमएसपी का पूरा पूरा फायदा मिल सकता है। बट अगर हम जाएं जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, या कुछ नॉर्थ ईस्टर्न के एरियाज हो गए, तो जहाँ पर प्रोडक्शन कम रहती है या वहां से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है आ जाती है, वहां से अनाज एक पर्टिकुलर जो अर्बन पॉपुलेशन रहती है, शहरी लोग रहते हैं, वहां तक पहुंचाने के लिए काफी ज्यादा जो है दिक्कत हो सकती है। तो मे बी वहां पर जो प्राइसेस है वो कभी कभार क्या कर जाते हैं, फ्लक्चुएट कर जाते हैं और पूरी एमएसपी का फायदा जो है वहां पर नहीं मिल पाता। तो कुछ कमियां जो है ये रहती हैं। ये किस कारण है? क्योंकि जो है स्क्यूड एग्रीकल्चर रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन है ऑल ओवर इंडिया में। कहीं पर जो है रिसोर्सेज की कमी है, कहीं पर जो है रिसोर्सेज वहां पर उपलब्ध है, कहीं पर जो है कंप्लीट रोड नेटवर्क नहीं है, कहीं पर कंप्लीट रोड नेटवर्क है। तो इस तरह की बहुत सारी जो यहाँ पर अलग अलग क्या है, यहाँ पर जो अंतर आते हैं वही जो है एमएसपी में भी क्या करते हैं, थोड़ा अंतर यहाँ पर लाते हैं। इसलिए हर एक स्टेट में जो है एमएसपी कंप्लीटली भी वहां पर उनको एमएसपी के रेट जो है किसानों को नहीं मिल पाते। ठीक है, तो ये थी देखिए पर्टिकुलर आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने कंप्लीटली बात की कि एमएसपी क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है, ठीक है, और न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है, कंप्लीटली जाना, कौन कौन सी फसलें जो है इसके अंतर्गत आती है, साल 2024-25 के लिए जो है क्या निर्धारित किया गया, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके एग्जाम्स के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर रहेंगे। ठीक है, तो इसके अलावा देखिए अगर हम बात करें तो हमने जो दो यहाँ पर देखा, एक तो आपका तो कौन सा था, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, दूसरा आपका कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जो है यहाँ पर हमारे पास। ठीक है, उसके बारे में हम अलग से एक वीडियो में बात करेंगे और कंप्लीटली जानेंगे कि किस तरह से जो है गठन होता है सीएसीपी का, कैसे जो है आपका कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स बनती है, किस किस तरह के जो है कामों में वो इन्वॉल्व रहती है, वो कंप्लीटली हम बात करेंगे। क्या जो है एक कंप्लीट प्रोसेस रहती है, कैसे जो है एमएसपी की रिपोर्ट सीएसीपी के द्वारा जो है रिकमेंडेशन के थ्रू जो है यहाँ पर आपका सीसीईए के पास पहुंचाई जाती है, वो कंप्लीट हम अनदर वीडियो में बात करेंगे। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल सो एग्रीकल्चर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को सबसे पहले पाने के लिए जो है बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। और साथ ही जो है आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं यूट्यूब पे, और साथ ही हमारे इंस्टाग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप टेलीग्राम ग्रुप को भी जो है यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें अगर हम बात करें तो कंप्लीटली आपको लेटेस्ट अपडेट्स जो है यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगी। और जो हमारी ये यूट्यूब क्लास की ये जो पीडीएफ रहती है, ये आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। आप जो है हमारी एप्लीकेशन जो है डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर से आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, स्वा एजुकेशन। और इसके अलावा इसका जो लिंक है आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अलग इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।